दुनिया महाप्रलय के मुहाने की ओर बढ़ती जा रही है। कहीं वजूद बचाने का संघर्ष है तो कहीं बदले की लड़ाई, कहीं ताकत का गुरूर है तो कहीं सरहदें बचाने की कोशिश। कहीं विस्तारवाद का चक्रव्यूह है तो कहीं संप्रभुता बचाने का चैलेंज। इन सब के बीच कई ऐसे देश भी हैं जो बारूदी तपिश में अपना हाथ सेंकने की कोशिश में जुटे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो महायुद्ध के लिए बिसात बिछती नजर आ रही है। साथ ही विश्व युद्ध के मोहरे भी महाप्रलय का दांव चलने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर का नाम सुनते ही पूरी दुनिया के तमाम देश सकते में आ जाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया के तमाम देशों ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की त्रासदी देखी है। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से दुनिया में मुल्कों के बीच जंग छिड़ी हुई है, कहीं ना कहीं दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अगर दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध का सामना करने को मजबूर होती है तो क्या होगा? क्यों विश्व युद्ध के नाम से ही दुनिया सिहर उठती है? अगर विश्व युद्ध की चिंगारी फैली तो क्या इसकी चपेट में आने से कोई देश बच पाएगा? क्योंकि वक्त बदल चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के समय सिर्फ एक देश के पास परमाणु बम था, आज दर्जनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। साथ ही हाइड्रोजन बम से लेकर केमिकल वेपन तक की ताकत कई देशों ने हासिल कर ली है। ऐसे में दो देशों की लड़ाई से उठने वाली चिंगारी कब शोले में तब्दील होकर कई देशों को अपनी चपेट में ले कहा नहीं जा सकता। दुनिया में इस वक्त युद्ध के कई मोर्चे खुले हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की सरहद लांघकर एक दूसरे को खत्म कर देना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो 3 मोर्चों पर इजराइल जंग लड़ रहा है। ईरान के साथ युद्ध उसका है, हिजबुल्लाह और हमास के साथ लगातार उसकी जंग जारी है। इस तरह के हालात के मद्देनजर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इस बात की आशंका है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है। इसराइल के खिलाफ दुनिया के 40 से ज्यादा इस्लामिक देश लामबंद हो रहे हैं। वहीं रूस भी बाहर से समर्थन दे रहा है। दूसरी ओर अमेरिका समेत नाटो ग्रुप के देश इसराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया तो हर समय युद्ध की धमकी और न्यूक्लियर टेस्ट करता ही रहता है। इन सभी के बीच भारत, पाकिस्तान और चीन आपसी मनमुटाव में उलझे हैं। इधर चीन ताइवान पर चढ़ाई करने को बेताब दिखता है। ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, वहीं साउथ चाइना सी भी सुलग रहा है। इस समय महायुद्ध की चिंगारी तो केवल दुनिया के 2 इलाकों में हो रही है। मिडिल ईस्ट, जहां इजराइल, ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज के बीच में, और दूसरा यूरोप बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। इसके अलावा कुछ और देश हैं जिनके अगर आपस में झड़प हो जाती है तो दुनिया के लिए बहुत ही जबरदस्त नुकसानदेह हो सकता है। वो है ताइवान को लेकर चाइना और अमेरिका की झड़प, या नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में झड़प, या इंडो पैसिफिक इलाके में कोई भी बड़ी झड़प होती है तो सारी दुनिया को उसका बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कती है तो इसकी चपेट में आने से शायद ही कोई देश बच पाएगा। युद्ध में शामिल देशों के साथ साथ वो भी देश वर्ल्ड वॉर का खामियाजा भुगतेंगे जो जंग का हिस्सा नहीं होंगे। आशंका है कि आर्थिक नुकसान से उस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा उठेगी, जिससे लाखों करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार होंगे। दो विश्व युद्ध का दंश झेल चुकी पूरी दुनिया में देश इस बात को लेकर भी खौफजदा हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो कितना घातक, कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अब
दुनिया के कई देशों के पास न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें हैं बल्कि साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। यानी कई हजार किलोमीटर दूर बैठे किसी भी देश को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, उसे तबाह किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सिर्फ अमेरिका ने ही परमाणु ताकत हासिल की थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे डरावना पहलू था परमाणु हथियार का इस्तेमाल। इस हथियार की ताकत को दुनिया ने करीब से देखा। आज हालात कुछ और हैं। मौजूदा वक्त में दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इन सब के परमाणु हथियारों को जोड़ा जाए तो इस समय दुनिया में 12,121 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 9,585 मिलिट्री के हथियार हैं। एक अनुमान के मुताबिक 3,904 हथियारों को मिसाइल्स और विमानों में तैनात रखा गया है। 9 परमाणु संपन्न देशों के पास इतने हथियार हैं कि दुनिया कई बार तबाह हो सकती है। परमाणु हथियारों की इसी ताकत से दुनिया खौफ में रहती है। स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। यानी दुनिया के 90% हथियार इन 2 मुल्कों के पास है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2100 वॉरहेड मिसाइलों में लगाकर इसे ऑपरेशनल मोड पर रखा गया है और इनमें से ज्यादातर रूस और अमेरिका के ही है। आज दुनिया में करीब 2100 हथियारों को बैलिस्टिक मिसाइल्स में तैनात रखा गया है। ये मिसाइल्स हाई अलर्ट पर हैं। वजह है रूस यूक्रेन, चीन ताइवान, नाटो बनाम रूस में चल रहा मिलिट्री विवाद या युद्ध है। अब किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, ये भी जान लीजिए। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार हैं, जो पिछले कुछ समय में बढ़े हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 5,044 हथियार हैं। तीसरे पायदान पर चीन है, जिसके पास 500 न्यूक्लियर वेपन हैं, जो हाल के दिनों में बढ़े हैं। फ्रांस चौथे पायदान पर है, इसके पास 290 परमाणु हथियार हैं। 5वें नंबर पर ब्रिटेन है, इसके पास 225 न्यूक्लियर वेपन हैं। वहीं भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इसराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। न्यूक्लियर हथियारों के मामले में ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती कि किसी देश के पास कितने हथियार हैं। मायने ये रखता है कि वो कितने विध्वंसक हैं। आज दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु बम है। अगर परमाणु युद्ध हो जाता है तो वास्तव में कम से कम 10 करोड़ लोग जो है इंस्टेंटली मारे जाएंगे और कम से कम 4 से 5 गुना जो है बड़े पैमाने पर पीड़ित होंगे और कई जनरेशन तो कम तबाह हो जाएगी। जिस जगह पर बम गिरेंगे वो देश तो कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर विंटर हो सकता है। 4 से 6 महीने तक इतनी ठंड हो सकती है क्योंकि सूरज नजर नहीं आएगा, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन जो है 50% से 60% कम हो जाएगा। पूरा दुनिया जो है विनाश की तरफ बढ़ जाएगी और इस खतरे को हर हालत में टालना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। रूस यूक्रेन में जारी जंग भी दुनिया के लिए एक बड़ी टेंशन की वजह है। दोनों देश 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से जंग में उलझे हुए हैं। भारी तबाही के बावजूद दोनों तरफ से हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन को अमेरिका के साथ ही पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है, जिसने रूस के गुस्से को बढ़ा रखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दे दी है। обновленной редакции документа
агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств. साफ है, अगर नाटो यूक्रेन के समर्थन में उसके शहरों पर हमला करता है तो परमाणु युद्ध टाला नहीं जा सकता। रूस की ओर से पहले भी अमेरिका में मौजूद रूस के एम्बेसडर ने अमेरिका या नाटो के हमला करने की सूरत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी थी। अमेरिका को भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर है। यही वजह है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस साल मार्च में ही बेहद खुफिया दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव किए गए। ये बदलाव रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु हथियारों के आधार पर हुए हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस यानी NEG। बाइडेन ने अपनी सेनाओं को रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ परमाणु जंग के लिए तैयार रहने को भी कहा। इसका खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया। नाटो के कंट्री डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं तो रूस एक बड़ी सीरियस प्रतिक्रिया अपनी देगा और उसमें हो सकता है वो परमाणु अस्त्रों का भी इस्तेमाल करे और इससे फिर यूरोप में पूरी तबाही मचेगी। उनको पता है कि जो पहला यूज करेगा न्यूक्लियर का वो देश तबाह होगा, लेकिन जहां से रिस्पॉन्स आएगा उसको भी काफी क्षति उठानी पड़ेगी। लिहाजा ये बेहतर होगा कि नाटो के कंट्री लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल ना करें और रूस को क्षति ना पहुंचा के एक शांति की तरफ पहल करें। मौजूदा दौर में न्यूक्लियर वेपन के साथ साथ हाइड्रोजन और केमिकल वेपन से हमले का भी खतरा है। धरती के जिस भी हिस्से में परमाणु बम या हाइड्रोजन बम गिरेंगे वहां इंसानी बस्तियां तबाह हो जाएंगी, सभी जंगल जलकर खत्म हो जाएंगे, खेती योग्य जमीन बारूद की बौछार से बेकार हो जाएंगी, बंजर धरती पर लंबे वक्त तक एक पौधा भी नहीं उग पाएगा। फ्रांस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्दुन में ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि आज तक उसका दंश पूरी दुनिया झेल रही है। दरअसल वो एक उपजाऊ जमीन थी जो उसके बाद पूरी तरह से बंजर हो गई। आज 1 सदी बाद भी वहां पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता और यही वजह है कि इस पूरे इलाके को रेड जोन के नाम से जाना जाता है। विश्व युद्ध होता है तो उसमें करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी, बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचेगा, रणनीतिक रूप से अहम पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए होंगे, ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में तब्दील दिखाई देंगी, एयरबेस से लेकर एयरपोर्ट तक इस लायक नहीं होंगे कि हवाई यातायात चल सके। वहीं जो लोग इस भीषण युद्ध से बच जाएंगे उनके लिए जिंदगी मौत से बदतर होगी। न अन्न का दाना होगा, न पीने के लिए पानी। यदि जंग होती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं मुल्कों पर इसका असर होगा जो जंग में उतरेंगे, बल्कि जंग की वजह से वो मुल्क भी कहीं ना कहीं सफर करते हैं जो कि कहीं भी किसी भी मोर्चे का हिस्सा नहीं है या कहें कि पूरी तरह से न्यूट्रल है। जाहिर सी बात है कि जब 2 मुल्कों के बीच जंग होगी, आयात निर्यात पर इसका असर होगा और सबसे बड़ी बात कि ईंधन की सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर होगा। अब अगर ईंधन की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी, आपके हवाई जहाज नहीं चलेंगे, आपकी रेल नहीं चलेगी और यातायात पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। इसका सीधे तौर मतलब ये हुआ कि जो जहां है वो वहीं थम जाएगा। बीमार लोगों के लिए भी आगे की राहें आसान नहीं होंगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप होने से अस्पतालों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां पहुंच नहीं पाएंगी, जिससे हालात और भयावह हो जाएंगे। आम लोगों के बीच खाद्यान्न संकट तेजी से बढ़ेगा। एक तो पैसों की किल्लत होगी और अगर पैसा हुआ भी तो जरूरत का सामान मिल नहीं पाएगा।
दूध सब्जी के साथ साथ दवाइयों की कमी होगी, जिससे अराजकता की स्थिति बन सकती है। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर ये सिर्फ अनुमान है। ऐसे में इसके नुकसान का सही अंदाजा लगाना तो मुमकिन नहीं, लेकिन पिछले विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसान के आधार पर विश्लेषक होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। इतिहासकार डॉक्टर हेलेन फ्राई के मुताबिक साल 1939 से 1945 तक हुए दूसरे विश्व युद्ध के आर्थिक नुकसान का अंदाजा आज के हिसाब से करें तो करीब 21 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 1764 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मगर तीसरे विश्व युद्ध में इससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर इसी आंकड़े को मानकर चलते हैं तो कुल नुकसान करीब 17,64,000 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। करीब 4 साल पहले विश्व युद्ध की आग जब शांत हुई, तब तक दुनिया के 37 देश इस लड़ाई में अपना हाथ जला चुके थे। पहले विश्व युद्ध में तकरीबन 90 लाख लोग मारे गए और औसतन 6000 लोगों के हर दिन कत्ल हुए। पूरी लड़ाई में 2 करोड़ लोग जख्मी हुए। वहीं करीब 50 लाख लोग लापता हुए, जिनका फिर कभी सुराग नहीं मिला। युद्ध के समय तो दुनिया बारूदी आग में झुलसती ही है। युद्ध के बाद भी इसकी तपिश से वर्षों जख्म हरे रहते हैं। युद्ध के आखिर में हथियारों को अक्सर समंदर में फेंक दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर 1970 के दशक तक यूनाइटेड किंगडम में पुरानी युद्ध सामग्री और रासायनिक हथियार समंदर में फेंक दिए गए थे। ये एक आसान समाधान लग सकता है, लेकिन इससे पैदा हुआ खतरा खत्म नहीं होता। उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक प्राकृतिक समुद्री खाई के तल पर 10 लाख टन से ज्यादा युद्ध सामग्री बिखरी हुई है। इनसे कभी कभार पानी के अंदर विस्फोट भी हो जाता है, जबकि रासायनिक हथियार बहकर समुद्र तटों पर आ जाते हैं। युद्ध जलवायु परिवर्तन से निपटने की हमारी क्षमता को बलतर बनाते हैं और संघर्ष से होने वाला पर्यावरणीय नुकसान जलवायु परिवर्तन को और बुरा कर देता है। आज के माहौल में पृथ्वी तो बहुत बड़े पैमाने पर शिकार हो चुकी है ग्लोबल वार्मिंग का और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जहाँ तक हमारे ओशंस का ताल्लुक है, दे आर एलिक्सिर ऑफ लाइफ। ये बहुत बड़े पैमाने पर भंडार है ऑयल के, गैस के, रेयर एलिमेंट्स के और हर प्रकार के खाद्यान्न के। अगर ये भी पोल्यूशन हो जाए तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा पूरे ह्यूमन काइंड को। वास्तव में कई प्रकार के भयंकर हथियार समुद्र में फेंक दिए गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जिस प्रकार से इंसान समुद्रों को भी पोल्यूशन करता जा रहा है, आने वाले समय में दे विल ऑल स्टार्ट सेइंग फिनिश टू ह्यूमन काइंड। जल, थल और आसमान के साथ साथ अंतरिक्ष में भी एक दूसरे को कमजोर करने के लिए उनके सैटेलाइट पर हमले का खतरा होगा। अंतरिक्ष में जिस भी देश का सैटेलाइट तबाह होगा वो सीधे सीधे पंगु हो जाएगा। मौजूदा दौर में मिलिट्री के साथ साथ सिविल सैटेलाइट किसी भी देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार माने गए हैं। मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए हर पल सरहदों की निगरानी की जाती है। साथ ही बॉर्डर पर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर भी रखी जाती है। आज कई देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट को टारगेट करने वाले वेपन हासिल कर चुके हैं। अगर महायुद्ध छिड़ा तो सैटेलाइट को निशाना बनाने की कोशिश होगी, जिसमें मिलिट्री और सिविल दोनों होंगे। सैन्य सैटेलाइट की मदद से फाइटर जेट्स सही समय पर अपनी पोजीशन पर पहुंचते हैं। इसकी मदद से नौसेना युद्धपोतों और सबमरीन्स को भी अपनी रणनीति के हिसाब से तैनात कर सकती है और साथ ही साथ सरहद पर सेना भी सही जगह पर पोजीशन ले सकती है। युद्ध के दौरान कोई देश सैटेलाइट को तबाह करने में कामयाब होता है तो लड़ाकू विमान से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल्स काम करना बंद कर देंगी। अगर सैटेलाइट पर हमला हुआ तो मिलिट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम भी तबाह हो जाएगा, यानी सेना एक तरह से पंगु हो जाएगी। बॉर्डर पर उनके मूवमेंट पर भी असर पड़ेगा। सेना को दुश्मन की तादाद से लेकर उनके हथियार और उनके मूवमेंट की सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, जिसका फायदा दुश्मन आसानी से उठा सकता है।
मिलिट्री सैटेलाइट्स किसी भी देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके आज के युग में। दुश्मन के हर मूवमेंट के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, दुश्मन की हर चाल के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। वो कहाँ जमावड़ा इकट्ठा कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा, उसकी क्या वल्नरेबिलिटीज है, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस के लिए बहुत ही, और हमारे टारगेटिंग के लिए बहुत ही लाजमी है। जनवरी 2023 में कुल 9,984 सैटेलाइट धरती का चक्कर लगा रहे थे। इसमें से 6,718 सैटेलाइट एक्टिव हैं। आपको बता दें कि सैटेलाइट के मामले में अमेरिका काफी आगे है। उसके 2,804 सैटेलाइट एक्टिव हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 467 सैटेलाइट हैं। वहीं यूके के पास 349, रूस के पास 168, जापान के पास 93, भारत के पास 61, कनाडा के पास 57, जर्मनी के पास 47, लग्जमबर्ग के पास 40 और अर्जेंटीना के पास 34 सैटेलाइट्स हैं। 2023 के आंकड़े कहते हैं कि दुनिया के 91 देश स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन केवल 8 देशों के पास ऑर्बिटल लॉन्च की क्षमता है। मिलिट्री सैटेलाइट से जहां दुश्मन की सेना को कमजोर किया जा सकता है, वहीं दुश्मन किसी भी तरीके से हमारी सिविल सैटेलाइट को टारगेट नहीं कर सकता है। और इसका सीधे तौर पर मतलब समझने के लिए, यानी कि सैन्य सैटेलाइट की अहमियत क्या है, इसी को जानने और समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। अगर युद्ध के दौरान किसी भी देश के सैटेलाइट को तबाह किया गया तो उस देश का सिस्टम पूरी तरह हिल जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा की सूचना के साथ साथ खोज और राहत कार्य में मदद के काम पर असर पड़ेगा। अगर लड़ाई के दौरान हमारे ये सैटेलाइट्स को जो है इनको मार दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर उस देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। इसी को निगाह में रखते हुए चाइना ने, अमेरिका ने, रशिया ने और हिंदुस्तान ने एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी बनाई, हासिल कर ली है। अगर किसी भी प्रकार कोई भी देश ने हमारे खिलाफ एंटी सैटेलाइट वेपन्स का इस्तेमाल किया तो हिंदुस्तान में भी क्षमता है उसके सैटेलाइट्स को भी उसी प्रकार से बर्बाद करना है। तीनों जगह पर युद्ध के मोर्चे खुलते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें साइबर सिक्योरिटी को भी नुकसान होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर देश सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करेंगे। आज दुनिया के चंद देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें इसराइल का कई मोर्चों पर संघर्ष महायुद्ध की चिंगारी को भड़का रहा है। अगर इसराइल ने ईरान हमले का बदला लिया तो फिर दुनिया में एक ऐसी जंग की शुरुआत हो जाएगी जिसे शायद रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इस जंग में एक तरफ इसराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे ताकतवर पश्चिमी देश होंगे, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे पड़ोसी देश, साथ ही अमेरिका का जानी दुश्मन चीन और रूस भी ईरान के समर्थन में युद्ध के मैदान में कदम रख सकते हैं। इसराइल को पश्चिमी देशों का साथ है और वो खुद भी एक मजबूत न्यूक्लियर पावर है। दुनिया में इसराइल का खौफ ही ज्यादा है। उधर ईरान के पास आधिकारिक तौर पर परमाणु बम होने के कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि इसके बावजूद कल को अगर ईरान और इसराइल के बीच फुल फ्लेज्ड जंग की शुरुआत हो गई तो इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कुछ समय पहले ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों को लेकर कहा था कि अगर दुश्मन परमाणु हमले की धमकी देता है या उकसाता है तो हम भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। अपने इसी बयान के बाद नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वानसोंग 18 को लॉन्च किया था। सितंबर 2023 में नॉर्थ कोरिया ने अपने कानून में संशोधन किया था, जो संभावित हमले के खतरे को देखते हुए पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है।
कानून कहता है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर परमाणु हमले का खतरा हो, उसकी लीडरशिप या लोगों की जान का खतरा हो, या फिर कोई देश हमला करने की तैयारी कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर कोरिया के नए कानून में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सारे फैसले लेने का अधिकार किम जोंग को दिया गया है। अगर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को खतरा महसूस होता है तो मिसाइल ऑटोमेटिकली ही लॉन्च हो जाएगी, यानी किम जोंग की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है और वो ऐसे लगता है कि जैसे रशिया और अमेरिका के साथ एक स्प्रिंट लगा रहे हैं। हर साल 6 से 7 नए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब जो है फायर करके उनका निरीक्षण होता है और आईसीबीएम्स उनका रेंज जो है बढ़ता जा रहा है और उनका ये सोचना है नॉर्थ कोरिया के कि शायद वो पूरे यूएस को अपने लपेट में ले सकते हैं, अपना रेंज इतना आईसीबीएम्स का बढ़ा के, और न्यूक्लियर पावर हेड यूज करने के लिए उनके पास इतनी बड़ी ताकत बन गई है। और जैसे सब जानते हैं किम जोंग उन जो है वो एक सनकी डिक्टेटर है और उसके हाथ में इस तरह का न्यूक्लियर जखीरा जो आना है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। यही कारण है कि अमेरिका और दुनिया के सारे देश कोशिश में हैं कि इसको रोका जाए, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि शायद प्लूटोनियम या यूरेनियम जो वो इस्तेमाल करते हैं वो शायद रशिया उनको सप्लाई कर रहा है। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि दुनिया में एक और मोर्चे से परमाणु खतरा विध्वंस को न्योता देने के लिए तैयार है। साल 2003 में उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से पीछे हटा और उसके बाद साल 2006 से लेकर साल 2017 के दरमियान उत्तर कोरिया ने 6 बार परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की। आखिरी बार नॉर्थ कोरिया ने साल 2017 में परमाणु परीक्षण किया। साल 2017 में उत्तर कोरिया ने जिस परमाणु हथियार का परीक्षण किया था वो असल में हाइड्रोजन बम था। दावा है कि ये बाकी परमाणु बम की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर है। ऐसा भी माना जाता है कि उत्तर कोरिया के पास जो हाइड्रोजन बम है वो 100 से 370 किलो टन का होगा, यानी हिरोशिमा पर गिरे बम से 6 गुना ज्यादा ताकतवर और विध्वंसक। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर गलती से भी उत्तर कोरिया ने युद्ध में अपने परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल कर दिया तो इसका नुकसान बेहद भयावह होगा। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।